मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। मादा जनन अंग का प्रमुख भाग होता है अंडाशय। उसके बाद इसको कहते हैं हम लोग अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या इसी का नाम है फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका। इसको कहते हैं हम लोग गर्भाशय। और अगले वाले भाग को हम लोग कहते हैं यहाँ से, इसको कहते हैं योनि। तो मादा में प्रमुख जनन अंग होता है अंडाशय। इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली एक पतली नलिका होती है, उस नलिका को कहते हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका। उसके बाद तीसरा चीज आएगा, एक गुंबद के आकार की संरचना आपको देखेगी, इसी को कहते हैं गर्भाशय। इसी में पूर्ण रूप से बच्चे का विकास होता है, यानी बच्चे का पूर्ण रूप से विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। उसके यह गर्भाशय एक पतली नलिका में खुलती है जिसको कहते हैं योनि। और इसी योनि में जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी मादा जनन अंग का प्रमुख अंग होता है, एक नलिका होती है, इसमें शुक्राणु भेजने का कार्य किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मादा का प्रमुख जनन अंग होता है अंडाशय। इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु के निर्माण के लिए यहाँ पे देखेंगे हम, अंडाशय के ऊपर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को कहते हैं ग्रैफियन पुटिका कोशिका। ग्रैफियन पुटिका, ग्रैफियन पुटिका या कार्पस लूटियम कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं में जो ब्लड होता है एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के फलस्वरूप इसमें अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अंडाणु का बनने का कार्य होता है, कौन सा हार्मोन करता है? FSH। जब पहली बार अंडाणु बनना होता है तो यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनको प्रेरित करती है अंडाणु बनाने के लिए। इस कोशिकाओं में ब्लड का कुछ भाग एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होने के फलस्वरूप यह अंडाणु बनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और अंडाणु बनाना शुरू कर देते हैं। और जब पूर्ण रूप से अंडाणु बन जाता है तो एक हार्मोन अभी बताएं जिसका नाम है LH हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि इस अंडाशय की दीवार को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद यह अंडाणु पहुंच जाता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जैसे यह अंडाणु पहुंचता है 2 से 3 दिन तक स्थिर रहता है। और यदि जैसे ही यहाँ से अगर शुक्राणु मिल जाते हैं या शुक्राणु तैरते हुए इस अंडवाहिनी में जाते हैं और इसी अंडवाहिनी में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम पूछा जाता है कि मानव में जो निषेचन होता है कहाँ पे संपन्न होता है? तो मानव को में निषेचन प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अर्थात निषेचन प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। और यहीं पे संपन्न होने के बाद जैसे निषेचन प्रक्रिया हो जाती है, यहाँ पे विदलन की प्रक्रिया होती है। विदलन को मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होती है। कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका 2 बनती है
2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। 32 सेल की अवस्था को मारूला अवस्था कहते हैं। 32 सेल की अवस्था को मारूला अवस्था कहते हैं। यह सॉलिड बॉल की तरह संरचना होती है और 32 सेल की अवस्था में यह जो अंडाणु होता है इस तरह से घिसक कर गर्भाशय की दीवार में आ जाता है और गर्भाशय की दीवार में आने के बाद अंगुली के समान इस तरह से पेग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और अंगुली के समान इस तरह से संरचना बनाकर इस गर्भाशय की दीवार में फिट हो जाता है, नहीं धंस जाता है और गर्भाशय की दीवार से अपना पोषण लेना शुरू कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि निषेचन के मारूला अवस्था में यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और चिपक कर इसे पोषण प्रदान करना शुरू कर देता है और इसमें तमाम प्रकार की विदलन प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। पहले मारूला आता है, मारूला से गैस्ट्रूला अवस्था आता है, गैस्ट्रूला अवस्था से ब्लास्टूला अवस्था। मारूला से गैस्ट्रूला अवस्था होता है। गैस्ट्रूला अवस्था में एक स्तरीय कोशिकाओं का इस तरह से निर्माण हो जाता है, एक स्तरीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ से खाली स्थान बचता है, इसी खाली स्थान से जाकर आगे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का निर्माण होता है। ब्लास्टूला में 3 डर्म बन जाते हैं, 3 डर्म का निर्माण होता है। यही सब कोशिकाएं 3 स्तर में लग जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से 3 स्तर 3 डर्म यानी 3 त्वचा का निर्माण होता है। पहला होता है इक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म और तीसरा होता है मेसोडर्म। मेसोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। ब्लास्टूला में 3 डर्म का निर्माण होता है। पहला होता है इक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म, तीसरा होता है एंडोडर्म। जो इक्टोडर्म होता है ये बाल और त्वचा का निर्माण कर देता है। उसके बाद जो मेसोडर्म होता है यह एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का निर्माण कर देता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैंक्रियाज आदि का निर्माण करता है। जो एंडोडर्म होता है रक्त और हड्डियों का निर्माण कर देता है और इस तरह से यहाँ पे नवजात शिशु ने 9 महीने में नवजात शिशु का निर्माण हो जाता है और 9 महीने के बाद यह शिशु माँ के शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी प्रक्रिया को ही जनन कहा जाता है। तो जनन अभी हमने बताया था कि मानव जो होता है वो भी जनन प्रक्रिया करता है जिसमें अपने समान बच्चे को जन्म देता है। उसी प्रक्रिया को मानव जनन अंग कहते हैं। हमने बताया कि मानव जो होता है यह एक लिंगी होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर का जनन अंग अलग होता है, मादा का जनन अंग अलग होता है। तो यह सब प्रक्रिया हम आपको समझाएं। यह मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग के प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है अंडवाहिनी, तीसरा होता है गर्भाशय और चौथा होता है योनि। हमने अभी आपको समझाया कि जो अंडाशय होता है इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होने के फलस्वरूप यह जो FSH हार्मोन होता है यही इस अंडाणु को बनाने के लिए प्रेरित करती है और जैसे अंडाणु बन जाता है LH हार्मोन के प्रभाव के कारण यह अंडाशय की दीवार टूट जाती है और अंडाणु पहुंच जाता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है, शुक्राणु यदि मिल जाता है तो यहाँ पे निषेचन प्रक्रिया हो जाती है और निषेचन प्रक्रिया हो जाने के बाद
यहाँ पे विदलन प्रक्रिया होती है। एक कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं में बदलती है। 32 कोशिकाओं को मारूला अवस्था कहते हैं। मारूला अवस्था आगे चल के गैस्ट्रूला अवस्था में बदलता है। गैस्ट्रूला अवस्था फिर किस में बदलता है? ब्लास्टूला में बदलता है। ब्लास्टूला में 3 डर्म का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म में बाल और त्वचा का निर्माण हो जाता है। मेसोडर्म से एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैंक्रियाज का निर्माण हो जाता है। एंडोडर्म से ब्लड और हड्डियों का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से नवजात शिशु का 9 महीने के बाद माँ के शरीर से बाहर निकलना यानी जन्म लेना शुरू हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को मादा जनन अंग अर्थात नर जनन तंत्र भी कहा जाता है या जनन मानव जनन भी कहते हैं।